राजधानी भोपाल में मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई नई नीतियों पॉलिसी को मंजूरी दी गई। इसके अलावा प्रयागराज महाकुंभ 2025 में जा रही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। मोहन मंत्रिपरिषद की बैठक में भोपाल में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर कई अहम फैसले किए गए हैं। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ये बताया कि भोपाल में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और 25 फरवरी को आयोजन का समापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इसके अलावा मोहन कैबिनेट की बैठक में प्रयागराज महाकुंभ के दौरान यूपी बॉर्डर पर लगे जाम को लेकर भी तुरंत ही जरूरी कदम उठाने पर फोकस किया गया। कैबिनेट बैठक में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति और उद्योग समेत अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बहुत मैराथन बैठक हुई है और मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के इतिहास में एक साथ इतनी पॉलिसी जो कि निवेश को आकर्षित करती हो, हमारे प्रदेश के नौजवानों को रोजगार दिलाने का प्रयास करती हो। मेरे भी 30 साल के राजनीतिक जीवन में, विधायी कार्यकाल में शायद पहली बार इतनी पॉलिसी, इतनी नीतियां एक साथ आई है। पॉलिसी के बारे में मैं डिस्कस करूं उसके पहले मैं शुरुआत से बताना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने आग्रह किया था कि प्रयागराज जाने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, हर राज्य के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र से गुजरने वाले प्रयागराज के यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखें, क्योंकि रोड जाम होने के कारण कुछ जंगल में लोग फंसे हुए हैं। तो उन सब के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने भोजन की व्यवस्था की है, दूध की व्यवस्था की है, बिस्किट की व्यवस्था की है और कोई ठहराने की व्यवस्था भी की है, क्योंकि बच्चों के साथ गए, उनको दूध की भी आवश्यकता थी। और इस पूरी काम की जवाबदारी हमारे डिप्टी सीएम श्री राजेंद्र शुक्ला जी को सौंपी है। आज इसीलिए कैबिनेट में भी वो नहीं आए। वो सतना से लेकर रीवा तक के पूरे मार्ग की जवाबदारी देख रहे हैं। फिर जिस प्रकार दिल्ली में जीत हुई है हमारी, मतलब 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बन रही है, जहां हमने कैबिनेट में दिल्ली की जनता को भी धन्यवाद दिया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, दिल्ली के चुनाव ने ये वापस बता दिया है। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मंत्रिमंडल ने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई दी है। जीआईएस की तैयारियां में अभी पूरी सरकार लगी हुई है, आप सभी जानते हैं, पर सबने अपनी पॉलिसी बनाई है जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। बाहर का निवेश हमारे यहाँ आए, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश में गए भी थे और कल दिल्ली के अंदर विदेशी राजदूतों के साथ बैठक भी है। हमारा वाणिज्य केंद्र का वाणिज्य उद्योग विभाग उसे कोऑर्डिनेट कर रहा है और कैसे बाहर के इन्वेस्टर मध्य प्रदेश में आए, इन्वेस्टमेंट करें, इसके लिए कल माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश के सारे राजदूतों के साथ बैठक करेंगे। वैसे जीआईएस की तैयारी के प्रबंधन के लिए एक समिति का भी गठन किया गया है, जिसमें हमारे दोनों डिप्टी सीएम हैं, भोपाल के प्रभारी मंत्री हैं, भोपाल जिले के स्थानीय मंत्री, सांसद और भोपाल और खजुराहो के स्थानीय विधायकगण, मेयर, ये सब इस कमेटी में शामिल हैं। जीआईएस के माननीय प्रधानमंत्री जी 24 फरवरी को यहाँ पर आ रहे हैं और 25 को हमारे गृह सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी भी आएंगे। मुझे लगता है कि समापन गृह मंत्री जी अमित शाह जी ही करेंगे।
देखिए, हमारा जो पॉलिसी बनी है उसका मुख्य उद्देश्य मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिले। फिर निर्यात को बढ़ावा कैसे हो, तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक अलग से हमारी पॉलिसी बनी है। निवेश करने वालों को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हो, सुलभता से निवेश कर सके, इसलिए जो अनुमतियों के अंदर समस्या जाती है उसको मिनिमाइज किया है। पहले कभी कहीं 25 अनुमतियां थी तो उसको कम करके 15 कर दी, किसी विभाग में 30 अनुमतियां थी तो उसको 12 कर दी। अनुमतियां और सब ऑनलाइन है और पारदर्शी और समय सीमा के अंदर सारी अनुमति देना चाहिए, इस बारे में शासन के निर्देश भी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना हमारा इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है। मध्य प्रदेश की लॉजिस्टिक क्षमता को बढ़ाना, आप सभी जानते हैं हमारा लैंडलॉक स्टेट है, हमारे यहाँ इसका लाभ भी हमें और तो कभी कभी नुकसान भी होता है क्योंकि पोर्ट नहीं है, एक्सपोर्ट करने में हमें परेशानी आती है। तो हम लॉजिस्टिक को कैसे मजबूत कर सकें और कैसे निर्यात ज्यादा हो, उसके लिए हम फैसिलिटी उद्योगपतियों को दे सकें, इसके लिए हमने लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई है। और पोर्ट तक सामान पहुंचे तो उनके ट्रांसपोर्टेशन में भी हमारी जो नई पॉलिसी आई है उसमें हम उत्पादकों को सहयोग करेंगे। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारी पॉलिसी है उसके जो हमने फोकस किया है वो निवेशकों को हमारी प्रमुखता में लिया है और सरकार कैटालिसिस की भांति काम करेगी, सरकार उत्प्रेरक की भांति करेगी। निवेशक आए और उसका काम कैसे जल्दी हो, क्योंकि कई बार परमिशन के कारण अन्य कारणों से लोग परेशान हो जाते हैं। तो हमारा काम होगा, सरकार का काम, उसका निवेश स्पीडली यहां पर आए और इसके लिए इस पूरी पॉलिसी को इस प्रकार बनाया गया। जैसे मैंने कहा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कई अनुमतियां कम कर दी और एनओसी वगैरह भी दे दी और ये सारी जो अनुमतियां होगी ये लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत रखी गई, जिससे समय सीमा में सब हो सके। मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 में जो मुख्य चीजें हैं जो मैंने आपको पहले ही बताई, पर इसको रिपीट करना चाहूंगा मैं कि ये पूरी नीति बनी हमारी सारा उद्योगपतियों से चर्चा करने के बाद बनी है। उनसे पूछा गया कि आपको क्या क्या असुविधा आती है, तो उनको सुविधा में बदलना, उसका फोकस सिर्फ यही है कि निवेशकों को आकर्षित करना, निवेशक जल्दी से तेज गति से यहाँ निवेश कर सके। तो एक तो औद्योगिकरण बहुत अच्छा, उसका कारण है कि आज अगर आपको जीडीपी बढ़ाना है प्रदेश की, तो निश्चित रूप से आपको निवेश लाना ही पड़ेगा। आपको अर्थव्यवस्था बढ़ानी है प्रदेश की, तो आपको निवेशकों को लाना ही पड़ेगा। आपको रोजगार देना है ज्यादा, तो निवेशकों को लाना ही पड़ेगा। और इसलिए इन सब बातों को फोकस करते हुए हमने मध्य प्रदेश की आर्थिक समृद्धि को और मध्य प्रदेश एक विकसित प्रदेश बने, इसलिए इसको बहुत फोकस किया गया है। विकसित मध्य प्रदेश के लिए राज्य की जो सकल मूल्य संवर्धन नीति के विनिर्माण क्षेत्र में योगदान बढ़ाना देना है। समग्र औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाना, अधोसंरचना का विकास, कौशल विकास, व्यापार सरलीकरण, संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुदृढ़ करना। जैसे माननीय आपने देखा होगा कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमने क्षेत्रीय इन्वेस्टर मीट की है। उसका कारण है कि खाली उद्योग किसी एक जोन के अंदर नहीं हो, पूरे प्रदेश के अंदर हो, पूरे प्रदेश का विकास हो, पूरे प्रदेश की
हम क्षमताओं का सदुपयोग कर सकते हैं। और इसलिए पूरे प्रदेश को हमने फोकस करके ये पूरी संवर्धन नीति बनी है हमारी। उद्योग भूमि आवंटन, उसकी अनुमतियां और उसके लिए पारदर्शी, मैंने पहले ही बता दिया कि पूरे तंत्र को एकदम स्लीम बनाया है, बिल्कुल कहीं पर भी कोई रुकावट नहीं आया है। उद्योग संवर्धन नीति 2000 इस पूरी उद्योग नीति में हमारा फोकस होगा कि लगभग 20 लाख से ज्यादा मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिल सके। अब इस पूरी उद्योग संवर्धन नीति के अंदर अलग अलग विभाग है, उसकी अलग पॉलिसी बनी है। जैसे कृषि, डेयरी एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, क्योंकि अगर सबकी मैं डिटेल बनाऊंगा तो एक फिल्म पूरी आपको 3 घंटे की देखना पड़ेगी, इसलिए मैं शार्ट में बता देता हूं कि जैसे कृषि, डेयरी व खाद्य प्रसंस्करण नीति, अब इसको भी हमने बहुत सुलभ बनाया है। किसान की आय बढ़ाने के लिए कैसे उनको उनके पशुधन को बैंक से लोन मिले, उनके दूध को सब्सिडी देना, ये सब उनको मिलने वाला जो पोषण आहार है वह उनको सस्ता मिले, इन सब बातों पे कृषि, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण नीति में। टेक्सटाइल नीति, ये रोजगार देने वाली नीति है और इसलिए इसको भी बड़ा हमने फोकस करके, क्योंकि सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले जो 7-8 उद्योग है उसमें टेक्सटाइल भी एक है। परिधान, फुटवेयर, खिलौने, एक समय था कि दुनिया को खिलौने सर्वाधिक चाइना सप्लाई करता था। आज भारत विश्व के अंदर दूसरे नंबर पर है और उसमें हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश पहले नंबर पर बने, खिलौने का हब बने। तो खिलौना उद्योग यहाँ पर पनपे, उसके लिए हमारा प्रयास हुआ। एरोस्पेस और रक्षा उत्पादन के लिए भी हमारी प्रोत्साहन पॉलिसी बनी है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब एक रक्षा मंत्रालय में जितने भी आने वाले आयुध हो, जितने भी सामान है, सब हमारे देश में बने, मेड इन इंडिया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि अभी मोर देन 70% रक्षा मंत्रालय की खरीदी मेड इन इंडिया है और हम इसको 100% करने वाले हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि अब हम बड़े एक्सपोर्टर भी बने इसके लिए, इसलिए राज्यों से आग्रह किया उन्होंने कि रक्षा उत्पादन की प्रोत्साहन नीति आप बनाइए। फार्मास्यूटिकल्स में हम लोग वैसे ही अग्रणी हैं और हमारे यहाँ काफी एक्सपोर्ट होता है। अभी हमारे पास लगभग निर्यात मेरा ख्याल है कि 60 लाख करोड़ के आसपास है। एमपी का नहीं, इंडिया का नहीं, मध्य प्रदेश का 60,000 करोड़ होता है। हम इसको 1 लाख करोड़ तक ले जाने का हमारा लक्ष्य एक्सपोर्ट को। बायोटेक्नोलॉजी की नीति, आज के आधुनिक शिक्षा में बायोटेक्नोलॉजी का बड़ा महत्व है और इसकी बायोटेक्नोलॉजी में हम R&D को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में R&D और R&D के बाद उसमें जो संभावना है वो बहुत ज्यादा है और इसमें युवाओं को बहुत सारे अवसर भी मिलेंगे। मेडिकल डिवाइस नीति, इलेक्ट्रिकल व्हीकल आज की आवश्यकता है और उसके भी विनिर्माण की नीति हम बना रहे हैं। नवीनीकरण ऊर्जा, अभी मैं बताऊंगा आगे, उसमें हम लोग 5 पॉलिसी और लाए हैं। वैसे उसको उपकरण की निर्माण नीति, हाई वैल्यू एंड विनिर्माण नीति। अभी हम छोटी सी हाईलाइट बता देता हूं मैं आपको कि पहले हमारे यहाँ अधिकतम सहायता 150 करोड़ की देते थे हम उद्योगों में, अब इसको बढ़ाकर 200 करोड़ कर दी है। मध्य प्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2025 के मूल नीति में मैंने बता दिया 10 नवीन नीतियां हैं जो मैंने आपको बता दी हैं।
पहली बार FDI को बढ़ावा देने के लिए हमने पॉलिसी बनाई है। फर्स्ट टाइम साधारणतया FDI किसी भी राज्य में डायरेक्ट नहीं आती, पर हमने अब इसको डायरेक्ट लाने के लिए पॉलिसी बनाई है। जो रोजगार देने वाले उद्योग होंगे, जैसे मैंने बताया टेक्सटाइल ज्यादा रोजगार देता है, तो इनको विशेष सुविधाएं देना, उनके लिए अलग पॉलिसी बनाई है। वेयर हाउस की जगह लॉजिस्टिक पार्क, और इसमें प्राइवेट इन्वेस्टर को भी आमंत्रित करना। प्राइवेट अगर कोई लॉजिस्टिक पार्क बनाएगा तो उसको भी हम फैसिलिटेट करेंगे। मैंने जैसे अपने बात के प्रारंभ में कहा कि निवेशक निवेश करे और सरकार कैटेलिसिस की भांति काम करेगी, उसका निवेश जल्दी आए, कहीं पर रुकावट नहीं हो। प्राइवेट पार्क का मैंने बता ही दिया। फिल्म पर्यटन नीति, पिछले दिनों हमने मध्य प्रदेश को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने सम्मानित किया। हम काफी समय से प्रयास कर रहे हैं मध्य प्रदेश में फिल्म बने और स्थानीय कलाकारों को मौका मिले। हमारी इस पॉलिसी के कारण बहुत सारे स्थानीय कलाकारों को मौका भी मिला है। हम इसको और थोड़ा सा सरल बना रहे हैं। तो सबसे ज्यादा फिल्मों का निर्माण दक्षिण में होता है। हमारी पॉलिसी को हम दक्षिण तक भी ज्यादा प्रचार प्रसार करेंगे। दक्षिण की भाषाओं में फिल्म बनेगी तो भी हम हमारे यहाँ की सब्सिडी उसको प्रदान करेंगे, क्योंकि आजकल डबिंग होती है, डबिंग में सारी भाषाएं आ जाती है, तो वो उसमें हम करेंगे। छोटी फिल्में आजकल बहुत बन रही है, सीरियल्स बहुत बन रहे हैं, इन सब को हमने फोकस करते हुए, और ये सब यहाँ पर आए बनेंगे तो इन सबको सरकार सुलभता के साथ सब्सिडी प्रदान करेगी। जितनी भी शूटिंग की परमिशन होती है वो सिंगल विंडो से एक जगह आए और शूटिंग की सारी परमिशन ले जाए। हमने अभी तक परियोजनाओं के ऊपर 10 हिंदी फीचर फिल्म, 1 तेलुगु फीचर फिल्म और 4 वेब सीरीज को 21 करोड़ की अनुदान राशि दी है। पूरी फिल्मांकित परियोजनाओं के लिए हमने 700 करोड़ से अधिक की राशि व्यय की है। इसमें लगभग 1,25,000 से अधिक रोजगार स्थायी और अस्थायी लोगों को मिला। कुल मिलाकर जो नई छूट जो देंगे वो कितनी सब्सिडी में देखिए, ऐसा है कि अलग अलग प्रकार की सब्सिडी, ऐसा है कि यदि आप युवाओं को उत्प्रेरणा देने वाली कोई अच्छी फिल्म बनाएंगे तो उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा देंगे। कोई महिलाओं को फोकस करके महिला सशक्तिकरण के लिए कोई फिल्म बनाएंगे तो उसमें हम ज्यादा सुविधाएं देंगे। ऐसे फिल्म बनाना और अच्छी फिल्म बने, जैसे अब मैं उदाहरण बताऊंगी कि माता अहिल्याबाई का 300वां जन्मदिन, कोई उसके ऊपर फिल्म बनाएगा तो हम और ज्यादा, ये सब डिपार्टमेंट को हमने अधिकार दे दी है कि वे विषय वस्तु को देखकर और अच्छी फिल्म बने हमारे प्रदेश के अंदर, उसको विशेष रूप से वित्तीय अनुदान के प्रावधान। फिल्म फीचर के लिए अनुदान अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक का है। वेब सीरीज के लिए अनुदान लगभग 1.50 करोड़ का है। टीवी सीरियल्स के लिए लगभग 1 करोड़ का है। डॉक्यूमेंट्री के लिए अनुदान 40 लाख तक का है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए अनुदान 1.3 मिलियन यूएस डॉलर, मतलब लगभग 10 करोड़ का है। शॉर्ट फिल्मों के लिए अधिकतम अनुदान 15 लाख तक का है। कुल शूटिंग के दिवस 75 मध्य प्रदेश में होना चाहिए, इसके लिए एक शर्त है। और हमारे पर्यटक स्थान हैं, हमारे जो प्रदेश के धार्मिक महत्व के स्थान हैं, हमारे
प्रदेश के जो ऐतिहासिक स्थान है उसको अगर फिल्म के माध्यम से कोई प्रचार करेगा तो उसके लिए अतिरिक्त प्रावधान रखा जाएगा। सर, एक चीज ऐसी कि शूटिंग होती है जैसे नाम बदल दिए जाते हैं, जैसे शूटिंग होती है जगहों के नाम चेंज कर दिए जाते हैं, मतलब जगहों के नाम नहीं दिए जाते, अलग नाम दिए जाते हैं, तो क्या इसका भी कुछ होगा? बिल्कुल, उसको शहर का नाम देना ही पड़ेगा। वो तो शुरुआत में उल्लेख करते हैं। हाँ, नहीं, नाम चेंज हो जाता है ऐसे कि हाँ, ठीक है सर, वो निर्यात नीति बता दीजिए। देखिए पर्यटन नीति भी हमारी आई है। पर्यटन नीति की जो मुख्य अवधारणा है वह निजी निवेशकों को हमारा पूरा जो पॉलिसी बनी है ये निजी निवेशकों को फैसिलिटेट करना, इसको फोकस करके किया गया है। तो इसमें पर्यटन में भी पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए यदि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा तो हम उसको बढ़ावा देंगे। नीति के हिसाब से हम उसको वित्तीय सहायता भी देंगे। मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ, सरकार उत्प्रेरक की भूमिका में रहेगी। निवेशकर्ता को किसी भी प्रकार की हमारे राज्य में निवेश करने में तकलीफ नहीं हो, इसके लिए सारे विभाग को निर्देश दिए गए हैं। नीति के जो मुख्य प्रावधान है, सबसे बड़ी बात है एकल खिड़की। मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हर विभाग के अंदर, चाहे पर्यटन नीति हो, चाहे उद्योग संवर्धन नीति हो, सब में एकल खिड़की को हम महत्व दे रहे हैं। अनापत्तियों की पहले जो 30 दिन का समय था उसको भी हमने घटा दिया है, 10 दिन कर दिया है। और मैंने पहले भी बता दिया आपको कि सब लोक सेवा गारंटी के से जोड़ देंगे हम लोग। चयनित लैंड बैंक हेरिटेज संपत्तियां, आवेदन का सरलीकरण, पारदर्शी प्रक्रिया है, ये सब हमारी इस पूरी, चाहे पर्यटन की नीति हो, चाहे हमारी उद्योग संवर्धन नीति हो, इसका मुख्य विषय है। अल्ट्रा मेगा परियोजनाएं लगभग 100 करोड़ से अधिक की, ये आमंत्रण द्वारा लगभग 15% से 30% पूंजीगत अनुदान, अधिकतम रुपये 90 करोड़ रुपए। पीपीपी के माध्यम से निजी निवेश पर हम ज्यादा विशेष ध्यान देंगे। अब जैसे बहुत सारे, जैसे गोल्फ में विशेषकर जापान बड़ा आकर्षित होता है। अगर कोई गोल्फ खेले, गोल्फ का मैदान बनाएगा तो उसको हम एक विशेष सुविधाएं देंगे। कन्वेंशन सेंटर बहुत जरूरी है आजकल इतनी सारी और ये व्यापारिक ऑर्गेनाइजेशन की सबमिट होती है। कभी आपने देखा होगा रेडीमेड, कभी फार्मेसी की, कभी किसकी, डॉक्टर्स की भी होने लग गई अब तो बड़ी, और इसलिए कन्वेंशन सेंटर जितने भी बनेंगे हम उनको भी देंगे। वेलनेस रिसोर्ट, आजकल हेल्थ के प्रति जो जागरूकता आई उसको भी हम विशेष अनुदान देंगे। क्रूज, अंतरप्रांतीय वायुसेना, हेरिटेज होटल, रोपवे म्यूजियम, लाइट एंड साउंड शो आदि, ये सब हमारी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत हैं। ये जो हमारी देश की पर्यटन स्थल की मार्केटिंग करने वाले ट्रैवल एजेंट होते हैं, यदि वो हमारे यहाँ के टूर ऑपरेटर्स विदेश में जाकर प्रदर्शनी में भाग लेंगे तो सरकार उनकी मदद करेगी, जिससे हमारे यहाँ पर्यटन बढ़े। खास हमारा जो फोकस है वो कौशल विकास भी है, समावेशी और सवर्ण ग्रामीण पर्यटन, ग्रामीण क्षेत्र का पर्यटन बढ़े हमारी पर्यटन स्थल सुरक्षित हो, ये भी सरकार जवाबदारी ले रही है। एक और महत्वपूर्ण नीति आज आई है, पंप स्टोरेज नीति। पंप स्टोरेज नीति को बताने के पहले मैं समझाना चाहता हूं कि पंप स्टोरेज नीति क्या है। साधारणतया बिजली के रेट पीक आवर्स में बढ़ते हैं। पीक आवर्स होता है रात का, शाम से लेके रात तक, और दिन में सस्ते हो जाते हैं। हमारी सूर्य की किरणें दिन में आती हैं, तो हम सोलर प्लांट और सोलर प्लांट से दिन में बिजली लेंगे, हैं?
और उसके बाद उस बिजली को वापस, पानी ऊपर रहेगा, नीचे टैंक रहेगा, रात में उस टैंक का पानी नीचे गिरेगा और बिजली बनाएंगे। तो इस प्रकार दो प्रकार की बिजली की, एक सोलर प्लांट भी बनेगी, हाइड्रो भी बनेगी, दोनों बिजली एक पंप स्टोरेज यूनिट के अंदर बनेगी। तो ये मॉडल अभी बहुत कम राज्यों के अंदर है, पर हमारे यहाँ हमें फेवर करता है, क्योंकि हमारे प्रदेश की भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी है और हमारे यहाँ पहाड़ है, नीचे जमीन है, पहाड़ में पानी एकत्रित किया जा सकता है, वहाँ से हाइड्रो सिस्टम लगाकर बिजली पैदा की जा सकती है और दिन में सोलर का उपयोग किया जा सकता है। इसमें हम निजी कंपनियों को भी मौका देंगे और इसमें पहले पॉलिसी में यह था कि कोई स्थान होगा, ये बहुत अच्छा निर्णय है सरकार का। पहले था कि कोई अगर स्थान है तो हम उसका टेंडर निकालते थे, जो अच्छा होता था। अब जो व्यक्ति स्थान ढूंढेगा उसको प्राथमिकता देंगे। तो अब लोग अपने हिसाब से स्थान ढूंढेंगे और इसमें हमें ऐसा लगता है कि इसमें लगभग 1.5 लाख करोड़ का निवेश संभव है। एक और पॉलिसी आज कैबिनेट ने पास की है, सीजीसी पॉलिसी है ये, सीजीडी पॉलिसी है, मध्य प्रदेश की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। देखिए, पाइपलाइन से गैस घर तक पहुंचाना, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, और निश्चित रूप से जब हमारे यहाँ हम इसको बढ़ावा देंगे तो जो मकान बन रहे हैं, जो बिल्डिंग बन रही है, जो रोड बन रहे हैं, उसमें पाइपलाइन के लिए पर्याप्त स्थान हो। और इसलिए ग्राम एवं निवेश टीएनसी को भी हमने उसमें पॉलिसी में चेंज कर रहे हैं कि मकान बनाना हो तो पाइपलाइन के लिए स्थान अवश्य रखें, कॉलोनी काटना हो तो कॉलोनी पाइपलाइन के लिए स्थान अलग रखें, पीडब्ल्यूडी अगर सड़क बनाएगा तो पाइपलाइन के लिए स्थान अलग रखेगा। ये सब एक महत्वपूर्ण हमारी योजना है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण योजना इसलिए हो जाती है कि घर तक गैस पहुंचना ये महिलाओं के लिए बहुत सुविधाजनक है। नहीं तो गैस खत्म हो गई, फिर आ रही है, ये सीधा दिव्य हंस रही है, सीधा घर के अंदर बटन खोला और गैस चालू और अनलिमिटेड मिलेगी, और अनलिमिटेड मिलेगी। मीटर लगा रहेगा, मीटर लगा रहेगा पर 24 दिन नहीं, महंगी नहीं। सर, दूसरी चीज उसमें किलो नहीं बताते ये लोग, क्वांटिटी नहीं बताते। आप मुझे सुझाव देना क्या क्या करना है, मैं बता दूंगा। इसमें स्वच्छ और किफायती ईंधन भी मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है कि पोल्यूशन कम से कम होगा। मध्य प्रदेश ग्रीन स्टेट बने, इसके लिए राज्य के अंदर वृक्षारोपण हो रहा है, राज्य के अंदर कम से कम पोल्यूशन हो, उद्योग पोल्यूशन कम से कम करें, इसके लिए हम लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। और इस दिशा में यह हमारी पॉलिसी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। सर, रेट है क्या इसमें? वो 14.2 kg वाले सिलेंडर से कितनी सस्ती पड़ेगी पॉलिसी? अभी इंदौर के अलावा ये सभी हम तो पूरे प्रदेश में लागू करेंगे इसको। पहले से चल रही है पॉलिसी? अभी तो इंदौर में चलाया, शुरुआत इंदौर से होती है। तो भोपाल और इंदौर दोनों से ठीक है, बहुत सारी पॉलिसी है सर, आप स्टार्ट करते हैं। मैं इसको फिर रिपीट करूं कि सारी
सारी अनुमतियां सिंगल विंडो हो, इन्वेस्टमेंट करने वाला हमारा एक तरीके से हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो सरकार कैटेलिसिस की तरह काम करेगी, उसको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो, ये हमारी पॉलिसी का हिस्सा है और सारा रिपीटेशन होगा, इसलिए मैं इसको दोहराता नहीं हूं। कुल मिलाकर हमारी जितनी भी पॉलिसी बनी है उस पॉलिसी का उद्देश्य एक ही है कि सिंगल विंडो, समय सीमा में परमिशन, पारदर्शी परमिशन, लोग सीधे ऑनलाइन परमिशन ले सकेंगे, ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं होगी। ये सब इस पर विशेष ध्यान दिया गया है और कुल इसका उद्देश्य यही है कि मध्य प्रदेश में ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, 20 लाख से ज्यादा बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत जबरदस्त परिवर्तन आए। मध्य प्रदेश एक विकसित प्रदेशों की श्रेणी में कराकर खड़ा हो। मेक इन मध्य प्रदेश पे भी हमने फोकस किया है। इसमें मैं बताना भूल गया था कि जैसे मेक इन इंडिया है प्रधानमंत्री जी का, वैसे मेक इन मध्य प्रदेश को भी हम फोकस करेंगे। सर टोटल पॉलिसीज कितनी आई सर? उद्योग वाली भी 10 है। एक और शिवपुरी के अंदर, शिवपुरी आप जानते हैं कि पर्यटन स्थल है, जब से वहां पर चीते महाराज जी पहुंच गए हैं तब से तो लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। तो वहां पर एयरपोर्ट नहीं था, तो एयरपोर्ट की आज हमने परमिशन दी है और हम शिवपुरी में फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं, शिवपुर नहीं शिवपुरी। हम उड़ान योजना के अंतर्गत हम केंद्रीय मंत्रालय के विमानन विभाग से एमओयू करके और इसका निष्पादित हो चुका है। वहां पर कुछ जमीनों का विषय है, फॉरेस्ट की जमीन है, वो हम तत्काल वो हमारे हाथ में है, उसको राजस्व की जमीन दे देंगे और वन की जमीन। लाइसेंस मिला कि नहीं? अभी एमओयू। टोटल पॉलिसी कैलाशी प्रधानमंत्री, एक मिनट जरा मेरे सारे विषय हो जाए फिर आप पूछना। वैसे इस पॉलिसी में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, पर आप सीनियर पत्रकार हैं इसलिए आपका जवाब दूंगा। वन वे ट्रैफिक। थैंक यू।